अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको तस्दीक कर दूँ, तरदीद कर दूँ, आपको बता दूँ कि वो जो मैंने ख़बर आपको दी थी मोहसिन नकवी के हवाले से वो दुरुस्त है किसी हद तक। और जल्द ही जो मोहसिन नकवी हैं वो अपना जो ऑफिस है वजारत दाखिला वाला, मिनिस्ट्री इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो उनका ऑफिस है वो छोड़ देंगे। आज छोड़ते हैं, कल छोड़ते हैं, परसों छोड़ते हैं, लेकिन चीज़ें काफ़ी पक चुकी हैं। वो अपना जो ऑफिस है वो छोड़ने लगे हैं और ये जो जिम्मेदारी है वो उम्मीद की जाती है कि परवेज़ खट्टर को दे दी जाएगी दाखिला की जिम्मेदारी। अच्छा, पहले तो मैंने आपको जो कहा था कि ये जो इनको जो हटाया जा रहा है, इनको हटाया नहीं जा रहा है, ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, परवेज़ खट्टर भी इस्टेब्लिश के बहुत करीब हैं। ये थोड़ी सी ब्रेक लेना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा बैक पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये नालां हैं बहुत ज़्यादा। जो नून लीग के जो लीडरान हैं, नून लीग के जो लोग हैं, जो वज़ीर हैं, वो इन पर बहुत ज़्यादा बेजा तनकीद करते हैं। चाहे चैम्पियंस ट्रॉफी हो, चाहे कहीं दहशतगर्दी हो जाए, तो हुकूमत में हाल तक नून लीग है, लेकिन इनको तनकीद का बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, ख़ासतौर पर नासनोला टाइप के जो लोग हैं उनकी तरफ से। तो इन्होंने ब्रेक लेने का फ़ैसला किया है और ये उसके बाद अगर ये सेटअप रहता है तो दोबारा एक बहुत बड़े ओहदे पे आएंगे। मैं आपको लिख के कह देता हूँ, ये या प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे आएंगे या वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पे आएंगे। आप इनको देखेंगे आने वाले वक्त में। जो मैंने आपको पेशन गोई की थी, जो मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बताई थी कि वज़ीर आज़म बनना चाहती है मरीम नवाज़, अगर ये सेटअप रहता है, मैं सारा ये जुमला दोहराता हूँ, कहता हूँ कि अगर ये सेटअप रहता है तो मरीम नवाज़ जो है वो लॉबिंग कर रही हैं, वो तैयारी कर रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं, वो इस चीज़ पे लगी हुई हैं कि किसी न किसी तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए आसिम मुनीर के होते हुए। और जो उनके चचा हैं उनकी कारकर्दगी से जारी बात है, उनके बूट पॉलिश करने से तो इस्टेब्लिशमेंट खुश है, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो यही है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट इतनी खुश नहीं है उनसे। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो मरीम नवाज़ हैं वो दोबारा वो वज़ीर आज़म की कुर्सी संभालना चाहती है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ क्वेटा में, उस हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूं कि जाफ़र एक्सप्रेस का चीज़ें काफ़ी सामने आ गई हैं, वीडियोस भी सामने आई हैं। पाक फ़ौज ने एक अच्छा ऑपरेशन किया है जिसमें 33 दहशतगर्द जो है जो जहन्नम वासिल कर दिए गए हैं और जो बेचारे मासूम 21 जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो शहीद हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो जो सोशल मीडिया पे भी कई आ रही है कि वो जो 100-150 जो फ्रंटियर कोर के जवान थे, उनको जो अगवा किया गया, क्या ये सच है, ये क्या ये हकीकत है, या ये एक मफरूज़ा है, या एक दुश्मनों की फैलाई हुई सोशल मीडिया पे बात है। इस चीज़ को DGISPR को क्लियर करना चाहिए। आज DGISPR की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है 3 बजे, तो उसमें शायद इस चीज़ को क्लियर करें। बाकी ऑपरेशन अच्छा रहा, 33 जो दहशतगर्द थे उनको जना वसल कर दिया गया। जो बमबार बैठे थे, खुदकश धमाका कार जो उस टोले के अंदर थे, लोगों के साथ जो बैठे थे, किसी टाइम भी अपनी जैकेट जो थे वो फाड़ सकते थे, जिससे ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता था, तो उनको भी कमांडोज ने जाना वसल कर दिया। तो एक कामयाब ऑपरेशन हुआ। लेकिन ये वाक़या जब हुआ तो इसके अंदर ना मुझे 4 बेसिक लैब्स नज़र आए, जो 4 बेसिक कमज़ोरियाँ नज़र आई। तो मैंने कहा मैं अपने जो देखने वाले उनको बताऊं। सबसे पहली जो कमज़ोरी मुझे आई वो तो सिक्योरिटी लैब्स है। जी हाँ, कभी भी इस तरह का वाक़या होता है, चाहे अक्वारा खटक में जो वाक़या हुआ, कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या, वो सिक्योरिटी लैब्स ही होता है। अब इस रेलवे के साथ, इस जो रेलगाड़ी थी, इसके साथ टोटल पुलिस के एहलकारों को मिला के, 1-2 रेंजर्स को मिला के टोटल 7 जवान थे जो इसकी सिक्योरिटी पे ममूर थे। जबकि 200 जो आपका आर्मी का जवान है वो मूव कर रहा है, प्राइवेट लोग तो मूव कर रहे हैं, साथ 200 जवान भी मूव कर रहे हैं। तो इतनी कम सिक्योरिटी का वजह समझ नहीं आई थी। तो सिक्योरिटी लैब भी है, इंटेलिजेंस लैब भी है। उसके बाद जो मेरे ख्याल में जो इंफॉर्मेशन लैब है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब ये वाक़या हो गया तो 8-10-12 घंटे तक तो जो हमारा स्ट्रीम मीडिया था वो खामोश रहा, वो प्रॉपर ख़बर भी नहीं दे सक रहा था कि क्या हुआ है, जिसका फ़ायदा दुश्मन ने उठाया। और सोशल मीडिया पे डिफरेंट किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो आना शुरू हो गई, डिफरेंट किस्म की जो तनकीद है इंडिया के यानी कि दुश्मनों की तरफ से वो आना शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा अनारकी फैलना शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन लैब बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरे ख्याल में जब ये वाक़या हो गया था तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, मोहसिन नकवी को ख़ास तौर पे सामने आना चाहिए था और इसकी डिटेल्स कौम को बतानी चाहिए थी। मोहसिन नकवी जो कहते थे कि क्वेटा में जो
BLA ہے, جو بھی دہشت گرد ہیں وہ ایک SHO کی مار ہے. تو ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے تھا اور پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی اور سامنے آنا چاہیے تھا. تو انفارمیشن گیپ جو تھا وہ بہت زیادہ پینک کریٹ کرتا رہا عوام کے اندر, کیونکہ سوشل میڈیا پہ کچھ اور چیزیں دکھائی جا رہی تھی. پھر میرے خیال میں اسٹریٹجک لیب تھا. اسٹریٹجک لیب اسی طرح کہ آپ ہر کام کو فورس کے تھرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ پولیٹیکلی بالکل کمزور ہیں, آپ کا نیریٹو نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے حکومت جو ہے وہ جہری حکومت ہے, تو آپ کا نیریٹو ہی نہیں ہے. تو اسٹریٹجیکلی طور کے اوپر فورسز نے تو اپنا کام اچھا کیا, لیکن پولیٹیکلی طور پر آپ لوگ کوئی ان لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکے, ان تک اپنا میسج نہیں پہنچا سکے, پولیٹیکلی چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی, جس کی وجہ سے کیجولیٹیز ہوئیں. پھر پولیٹیکل لیب, جی ہاں پولیٹیکل لیب تو جب سے یہ گورنمنٹ آئی 8 فروری کے بعد سے پولیٹیکل لیب تو سیاست کے اندر ہے ہی ہے. تو اس سیاست اب اختر مینگل ہیں یا جو بھی وہاں پہ کچھ بااثر لوگ ہیں, ڈاکٹر عبد المالک کو میں کل جیو پہ بیٹھے وہ سن رہا تھا, جو بھی اس طرح کے جو لوگ ہیں شہزاد بگٹی ہیں, وہ جو سرفراز بگٹی ہیں اس پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے, ان سے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو پولیٹیکلی طور پر بھی بلوچستان کے اندر بہت زیادہ لیپ ہے, جس کی وجہ سے جو سردار ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں, اپنی سب نے 1.5 فٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ ان معاملات کو پولیٹیکلی طور پر ہینڈل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم اینڈ تو اچھا رہا کہ بہت زیادہ جانی نقصان نہیں ہو سکا. جو خودکش بمبار تھے 4 سے 6 بتائے جا رہے ہیں, وہ انہوں نے اپنا بم نہیں وہ پھاڑ سکے, کمانڈوز نے ان کو ہلاک کر دیا. لیکن پھر بھی یہ جو لیبس ہیں اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے, ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ.